आत्मविश्वास जीवन में बहुत काम आता है। ये इंसान से बड़ा काम करवा जाता है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि हम अपने आत्मविश्वास पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि दूसरों का नजरिया सुनना ही नहीं चाहते। आलोचनाओं के लिए हमारे दिल में जगह ही नहीं होती। ऐसे में संभावनाएं बनती हैं गलतियों की, गलतियां जो भारी पड़ सकती हैं। अगर आत्मविश्वास को थोड़ा आलोचकों की कसौटी पर कस लें तो शायद हम गलतियों से बच सकते हैं, बुराइयों से बच सकते हैं और हमें मिल सकते हैं बेहतर परिणाम। यही मकसद है हर इंसान का इस सारे जहां में। स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। सबसे पहले इस हफ्ते की सुर्खियां। ब्रिटेन में सरकार ने संसद को 5 हफ्तों के लिए किया निलंबित। बोरिस जॉनसन के खिलाफ विपक्ष और जनता का विरोध। स्कॉटलैंड की कंजर्वेटिव सांसद ने भी दिया इस्तीफा। प्रधानमंत्री नो डील ब्रेक्जिट के लिए लोकतंत्र की हत्या का आरोप। इटली में जोसेफ कोंटे फिर बनेंगे प्रधानमंत्री। 5 स्टार मूवमेंट का डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ गठबंधन सरकार बनाने का दावा। राष्ट्रपति ने दी हरी झंडी। लीग पार्टी के नेता मात्तियो साल्विनी ने कोंटे पर जनता की इच्छाओं की अनदेखी का लगाया आरोप। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बातचीत के दिए संकेत। ईरान ने वार्ता के लिए रखी शर्तें। कहा आर्थिक प्रतिबंधों के हटने के बाद ही अमेरिका से होगी कोई बातचीत। ब्रिटेन में ब्रेक्जिट को लेकर चल रही तनाव की स्थिति और खराब हो गई है। बुधवार को प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संसद को सितंबर में 5 हफ्तों के लिए निलंबित करने का फैसला लिया। विपक्ष इससे काफी नाराज है। उसने सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया और इसे लोकतंत्र के लिए काले दिन की संज्ञा दे दी। दूसरी तरफ स्कॉटलैंड से कंजर्वेटिव पार्टी के नेता रूथ डेविडसन ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सांसदों से ब्रेक्जिट डील को रोकने की अपील की है। संसद के निलंबन की खबर आते ही ब्रिटेन की सड़कों पर लोग उतर आए और सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। इनमें से अधिकतर वो लोग थे जो ब्रेक्जिट के विरोधी थे। उन्हें उम्मीद थी कि अगर संसद चलता तो ब्रेक्जिट को रोकने के लिए सरकार के खिलाफ विपक्ष कदम उठा सकता था। सरकार के विरोधियों का भी ये आरोप था कि सरकार नो डील ब्रेक्जिट को स्वीकार करना चाहती है और इसलिए वो संसद में बहस से बच रही है। खैर, जैसा कि मैंने पहले कहा, हमें विश्वास है कि संसद बिना किसी सौदे के ब्रेक्जिट को रोकने के लिए अपना संकल्प दिखाएगी। मेरे कई सहयोगियों ने 30 दिनों तक इंतजार करना पसंद किया होगा, जिनकी प्रधानमंत्री ने बात की थी और जो सितंबर के आखिरी में खत्म हो गए। संसद के अगले हफ्ते शुरू होने पर हमें कुछ करने की कोशिश करनी होगी। ब्रिटेन की विपक्षी पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने बोरिस जॉनसन के इस फैसले को लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री संसद से बचना चाहते हैं। टेरेसा मे के नेतृत्व में सरकार ने 2 बार नो डील को हराया है और मेरा मानना है कि हम संसद द्वारा और भी सशक्त रूप से फिर से उन्हें हराएंगे। हमारे प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को संसद द्वारा जिम्मेदार ठहराए जाने की जरूरत है। वो संसद से भागने का काम कर रहे हैं। ब्रिटेन की स्थिति के बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विश्लेषण काफी साफ था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अब जेरेमी कॉर्बिन के लिए संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना मुश्किल हो जाएगा, जिससे बोरिस जॉनसन के लिए ब्रेक्जिट की राह आसान हो जाएगी। हालांकि विपक्ष का कहना है कि बोरिस जॉनसन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के फैसले पर वो अब भी कायम है। अविश्वास प्रस्ताव को हम हटा नहीं सकते हैं क्योंकि ये नो डील ब्रेक्जिट को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। और बोरिस जॉनसन को मेरा संदेश है कि अगर उन्हें अपने पर भरोसा है तो चुनाव करवाएं। अविश्वास प्रस्ताव से ज्यादा सांसदों और जनता को फिक्र है कि सरकार नो डील ब्रेक्जिट के लिए राजी न हो जाए। अब तक सरकार ने यही संकेत दिए हैं कि उसे किसी भी हालत में 31 अक्टूबर तक यूरोपियन यूनियन से बाहर होना है। लेकिन अगर कोई समझौता नहीं हो सकता है तो हम साफ कर चुके हैं कि हम 31 अक्टूबर को किसी भी परिस्थितियों में ईयू से बाहर हो जाएंगे। लोगों ने ब्रेक्जिट के लिए मतदान किया और ये हमारे लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि हम उसे पूरा करें।
ब्रेक्जिट को लेकर ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन में फिलहाल कोई समझौता नहीं हो पाया है। बात फंसी है उत्तरी आयरलैंड से होने वाले व्यापार को लेकर। इससे पहले थेरेसा मे ने यूरोपियन यूनियन के साथ समझौता किया था, लेकिन उनके समझौते को ब्रिटेन की संसद की मंजूरी नहीं मिली थी। अब बोरिस जॉनसन के पास 31 अक्टूबर तक का समय है। अगर इस समय सीमा तक कोई समझौता नहीं हुआ तो ब्रिटेन को बिना किसी डील के यूरोपियन यूनियन से बाहर होना होगा। इस परिस्थिति में ब्रिटेन को बड़ी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नो डील ब्रेक्जिट को लेकर देश में कड़ा विरोध है। विपक्षी लेबर पार्टी का विचार है कि नो डील ब्रेक्जिट से बेहतर होगा कि ब्रेक्जिट के लिए दूसरा जनमत संग्रह कराया जाए। फिलहाल संसद के निलंबन के चलते विपक्षी कई योजनाओं पर पानी फिर सकता है और नो डील की संभावनाएं और प्रबल हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात इटली की, जहां अगस्त के महीने से शुरू हुआ राजनीतिक संकट का दौर खत्म होता दिखाई दे रहा है। 5 स्टार मूवमेंट ने अब डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया है। दूसरी तरफ सरकार की पूर्व सहयोगी दल लीग पार्टी ने इस गठबंधन को अवसरवादी बताया है। हालांकि इस बीच इटली के राष्ट्रपति ने नए गठबंधन को सरकार बनाने की इजाजत दे दी है। बुधवार को इटली की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता निकोलो जिंगोराती ने राष्ट्रपति सर्जियो मात्तेरेला से मुलाकात की और उन्हें 5 स्टार मूवमेंट के साथ मिलकर सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए जिंगोराती ने कहा कि वो 5 स्टार मूवमेंट को प्रधानमंत्री की सीट देने के लिए भी तैयार हैं। Abbiamo espresso al Presidente della Repubblica हमने राष्ट्रपति को एक नई राजनीतिक बहुमत वाली नई सरकार बनाने की कोशिश के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। संसद में संतुलन को देखते हुए हमने राष्ट्रपति को बताया है कि हमने 5 स्टार मूवमेंट प्रधानमंत्री के नाम के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। ये नाम हमें हाल के दिनों में 5 स्टार मूवमेंट द्वारा दिया गया था। हमने राष्ट्रपति मतारेला को अपनी पहली बैठक के दौरान बताया कि इस देश में एक पूरी तरह से अलग सरकार बनाने की जरूरत है। डेमोक्रेटिक पार्टी और 5 स्टार मूवमेंट के बीच बातचीत के बाद पिछले कुछ दिनों में हमने नियुक्त राष्ट्रपति को देने के लिए दिशा निर्देशों की पहली राजनीतिक सूची तैयार की है। इटली की राजनीति में आए इस पैत्रे ने लीग पार्टी के नेता और इस राजनीतिक अस्थिरता के लिए जिम्मेदार मात्तेओ साल्विनी के सारे गणित को बिगाड़ कर रख दिया है। जब उन्होंने प्रधानमंत्री जोसेफ कोंटे के साथ संबंध तोड़े तो इस बात का शायद ही अंदाजा था कि डेमोक्रेटिक पार्टी 5 स्टार मूवमेंट को समर्थन देगी। साल्विनी तो देश में बढ़ती अपनी लोकप्रियता पर भरोसा कर रहे थे और उन्हें उम्मीद थी कि समर्थन वापस लेने के बाद चुनाव होंगे और सत्ता उनके हाथ आएगी। ताजा घटनाक्रम को साल्विनी ने जनता की इच्छा की अनदेखी बताया है। हम राष्ट्रपति के साथ आखिर तक सटीक, प्रत्यक्ष और ईमानदार रहे हैं। हमने उन्हें अपनी हैरानी व्यक्त की है, अपनी पार्टी की नहीं बल्कि लाखों इटालियंस की, जो डेमोक्रेटिक पार्टी और 5 स्टार मूवमेंट के बीच इन दिनों चल रहे कॉमेडी शो गेम ऑफ पावर को देखकर हैरान हैं। ऐसा नहीं है कि साल्विनी के विचार से जनता सहमत नहीं है। जनता का एक बड़ा हिस्सा मानता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी और 5 स्टार मूवमेंट का गठजोड़ स्वाभाविक नहीं है। एक पुराने डेमोक्रेटिक पार्टी समर्थक के रूप में मैं अपमान नहीं सह सकती। वैध अनुरोध हैं, लेकिन अन्य अनुरोध भी हैं जो चेहरे पर थप्पड़ की तरह हैं या बचकाने अनुरोध जैसे हैं। मैं साफ रूप से 5 स्टार मूवमेंट के नेता लुइगी डी मायो का उल्लेख कर रही हूँ। उन सभी विरोधाभासों के बावजूद मैं कोंटे को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर सकती हूँ, लेकिन नया उप प्रधानमंत्री डेमोक्रेटिक पार्टी का होना चाहिए। अब लगभग निश्चित है कि इटली में फिलहाल चुनाव नहीं होंगे, लेकिन जानकार इस गठबंधन की मजबूती पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों पार्टियां लीग पार्टी के नेता साल्विनी के बढ़ते कदम पर लगाम लगाने के लिए एक हुई हैं। इसके अलावा उनके बीच कोई खास वैचारिक समानता नहीं है। जाहिर है अगर 5 स्टार मूवमेंट और डेमोक्रेटिक पार्टी के इस गठबंधन को सफल सरकार चलानी है तो आपसी सहमति के दूसरे आधार भी ढूंढने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
अमेज़न के जंगलों को जलते हुए करीब 4 हफ्ते हो चुके हैं। तेजी से फैलती जा रही आग और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो आग से निपटने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। G7 की मदद को अस्वीकार करने के बाद वो अब अलग अलग देशों से मदद लेने पर राजी हो गए हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दक्षिण अमेरिका के कई देश पेरू, कोलंबिया, बोलिविया, इक्वाडोर और गुआना तक फैला है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा करीब 60% हिस्सा ब्राजील में है। इसलिए ब्राजील के राष्ट्रपति को इसे लेकर आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ रहा है। लंदन, जर्मनी, फ्रांस, पेरू, अर्जेंटीना और खुद ब्राजील समेत कई देशों के लोग सड़कों पर उतरकर अमेज़न के जंगलों को खाक होने से बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस मामले ने काफी राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। कई लोग ब्राजील में अमेज़न के जंगलों में लगी इस आग के पीछे राष्ट्रपति बोल्सोनारो को कसूरवार ठहरा रहे हैं। हम वर्तमान सरकार की नीतियों और बयानबाजी के खिलाफ पर्यावरण का बचाव कर रहे हैं। आम लोग ही नहीं, इन जंगलों में रहने वाली आदिवासी भी खुद के अस्तित्व पर ही खतरा देख रहे हैं और सरकार की नीतियों में उन्हें जंगलों और आदिवासियों के लिए बदनीयती झलक रही है। हम मानते हैं कि ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो की नीतियां अमेज़न में इस प्रकार की आपराधिक आग लगाने के लिए उकसा रही हैं। ये हर साल होता है। अमेज़न में हमने बोल्सोनारो से पहले इस तरह की आग नहीं देखी है और हमें लगता है कि कई खनन और लकड़ी कंपनियों को लगता है कि ऐसा करने में बोल्सोनारो उनके साथ हैं। दुनिया को 20% ऑक्सीजन देने वाले अमेज़न के जंगल अब तक की सबसे बड़ी तबाही का सामना कर रहे हैं। कई हेक्टेयर जंगल धुएं में तब्दील होते जा रहे हैं। अब तक हजारों हेक्टेयर जंगल और जीव जंतुओं की प्रजातियां तबाह हो चुकी हैं। अमेज़न के जंगलों में लगी आग अब एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। अमेज़न की आग का मुद्दा फ्रांस में आयोजित G7 समूह की बैठक में भी उठा और ब्राजील के अमेज़न के जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए कुल $22 मिलियन यानी 157 करोड़ रुपए की राशि देने पर सहमति बनी। हमने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेज़न की स्थिति के बारे में चर्चा की है। वो उन उद्देश्यों को साझा करते हैं जिनका हम अनुसरण कर रहे हैं और इस G7 शिखर सम्मेलन में ये दिखाई दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो और क्षेत्र के अन्य राष्ट्रपतियों से भी बात की। लेकिन ब्राजील और यूरोप के बीच रिश्ते में अमेज़न की इस आग ने घी डालने का काम किया है। ब्राजील ने इस सहायता राशि को लेने से इनकार कर दिया। ब्राजील ने कहा कि बेहतर होगा कि फ्रांस और अन्य यूरोपीय देश अपने क्षेत्र पर ध्यान दें और यूरोप में जंगलों को फिर से बसाने के लिए काम करें। राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने कहा कि वो ग्रुप 7 के देशों से सहायता राशि की पेशकश को स्वीकार करने पर तब विचार करेंगे जब फ्रांस के राष्ट्रपति उनके खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों को वापस ले लेंगे। हमारे पास G7 के खिलाफ कुछ भी नहीं है। इसके विपरीत हमारे पास G7 के एक अध्यक्ष के साथ एक समस्या है और हम जानते हैं कि वो क्या फैला रहे हैं और उनके इरादे क्या हैं और क्यों, और मुझे लगता है कि किसी को भी इसमें संदेह नहीं है। बढ़ते दबाव के बाद ब्राजील अमेज़न के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए दूसरे देशों से मदद लेने को तैयार है, लेकिन साथ ही ये शर्त भी रखी है कि ये कैसे खर्च किया गया है ये उन पर निर्भर होगा। ब्राजील की सरकार ने अमेज़न की आग पर काबू पाने के लिए ब्रिटेन से 10 मिलियन पाउंड की सहायता राशि स्वीकार की है। साथ ही चिली की मदद की पेशकश स्वीकार कर ली है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बोल्सोनारो के आग से निपटने के प्रयासों की प्रशंसा की है। जंगल की आग से बोलिविया भी परेशान है, लेकिन दुनिया के रडार पर ब्राजील है। इस दौरान खुद बोलिविया के राष्ट्रपति आग बुझाते नजर आए।
hay una responsabilidad compartida en todo el mundo. पेरिस समझौता एक वैश्विक जिम्मेदारी है जिसे साझा किया जाता है। मैं इससे सहमत नहीं था, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण कदम था और अमेरिका ने इसे छोड़ दिया। हमने गहनता से बहस की कि ग्लोबल वार्मिंग का एक साथ सामना कैसे किया जाए। ये एक निवेश था। औद्योगिक दुनिया के प्रमुखों में एक उद्योग है जो दुनिया में विनाश ला रहा है। अमेज़न का करीब 60% हिस्सा ब्राजील में है। इस रेन फॉरेस्ट का एक बड़ा हिस्सा बोलीविया, कोलंबिया, एक्वाडोर, फ्रेंच गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला में भी है। इस आग से ये सभी देश प्रभावित हुए हैं। दक्षिणी अमेरिका के तटों तक यानी 2500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक धुआं फैला हुआ है। बढ़ता प्रदूषण और जैव विविधता पर संकट जैसे कई गंभीर चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। अमेज़न की आग ने पूरी दुनिया को पर्यावरण के मुद्दे पर एक साथ लाने का काम किया है। अब देखना ये है कि इस बार पर्यावरण को बचाने के मुद्दे पर कितनी गंभीरता से काम होगा, जिसकी आज दुनिया को सबसे ज्यादा दरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सारा जहां में फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखेंगे दुनिया रंग बिरंगी। पिछले हफ्ते खत्म हुए G7 सम्मेलन में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव को लेकर माहौल काफी गर्म रहा। सम्मेलन में शामिल देशों ने तनाव कम करने के लिए अमेरिका और ईरान दोनों से कदम उठाने की गुजारिश की। इसका नतीजा भी निकला। अमेरिका ने ईरान से बातचीत का प्रस्ताव रखा है, लेकिन ईरान की अपनी शर्तें हैं जिसे अमेरिका फिलहाल स्वीकार करने को तैयार नहीं है। गुरुवार को फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में यूरोपियन यूनियन के देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से खाड़ी में बढ़ते तनाव पर विचार किया गया। मंत्रियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कैसे ईरान और अमेरिका को बातचीत के लिए समझाया जाए। हालांकि हफ्ते की शुरुआत में G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने फ्रांस आए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान से बात करने को तैयार हैं। हाल के तनाव को देखते हुए ये बयान काफी राहत भरा था। अगर परिस्थितियां सही थी तो मैं निश्चित रूप से इससे सहमत हूं, लेकिन इसी बीच में उन्हें अच्छा खिलाड़ी बनना होगा। आप समझते हैं कि इसका क्या मतलब है? और वो ऐसा नहीं कर सकते जो वो कह रहे थे कि वो करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो वास्तव में बहुत हिंसक बल का सामना करने वाले हैं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। ईरान समझौते में शामिल फ्रांस भी चाहता है कि अमेरिका और ईरान के बीच जल्दी तनाव खत्म हो जाए। इसके लिए वो पिछले कुछ महीनों से कोशिशें भी कर रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वो ईरान के बड़े नेताओं से बात कर रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि जल्द ही दोनों देशों के बीच शांति वार्ता हो सकेगी। Et puis ce matin, le président Rouhani a clairement dit qu'il était prêt à responsabiliser. आज सुबह ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने साफ रूप से कहा कि वो किसी भी देश के नेता से मिलने के लिए तैयार हैं अगर ये उनके देश के हित में है। मैंने ईरानी विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ और राष्ट्रपति रूहानी को फोन पर जो कुछ बताया वो ये है कि अगर उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से मिलना स्वीकार किया है तो मुझे विश्वास है कि एक समझौता हो सकता है। हम शर्तों और उद्देश्यों को जानते हैं। अब हमें बात करने के लिए आगे आना होगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इन बातचीत के आधार पर अगले कुछ हफ्तों में हम राष्ट्रपति रूहानी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच एक बैठक आयोजित करने का प्रबंध कर सकते हैं। Au sommet entre le président Rouhani. दूसरी तरफ ईरान के रुख में फिलहाल नरमी नहीं दिख रही है। वो बातचीत तो करना चाहता है, लेकिन उसकी शर्त है कि अमेरिका पहले आर्थिक प्रतिबंध हटाए और 2015 में हुए समझौते का पालन करे। अमेरिका ईरानी लोगों के खिलाफ एक आर्थिक युद्ध में संलग्न है और हमारे लिए अमेरिका के साथ जुड़ना संभव नहीं होगा जब तक कि वो युद्ध खत्म करना और ईरानी लोगों के खिलाफ आर्थिक आतंकवाद में संलग्न होना बंद ना करें। हमने अमेरिका से बात की, हमने अमेरिका के साथ लंबी बात की, हम एक समझौते पर पहुंचे और उन्हें पहले उन समझौतों को लागू करने की जरूरत है, उसके बाद ही बातचीत आगे बढ़ेगी। हालांकि ईरान ने ये आश्वासन दिया है कि वो समझौते में शामिल दूसरे देशों के साथ शर्तों पर कायम रहेगा।
लेकिन शर्तों का पालन दोनों ओर से होना चाहिए। We don't need to withdraw from the agreement. You see, this agreement... हमें समझौते से पीछे हटने की जरूरत नहीं है। इस समझौते पर ईरान और अमेरिका के बीच आपसी अविश्वास के आधार पर बातचीत की गई थी। इसी वजह से समझौते में उल्लंघन के उपायों को भी रखा गया है जो हर पक्ष दूसरे पक्ष से उल्लंघन के मामले में अपना सकता है, और ईरान के लिए उन उपायों में से एक उपाय अपनी प्रतिबद्धताओं को कम करना है, और ठीक यही हमने किया। अमेरिका द्वारा सौदे से हटने के 15 महीने तक हमने इंतजार किया। हमने तब तक इंतजार किया जब तक ईरानी लोगों को आर्थिक लाभ मिलना बंद नहीं हो गया। हमने पहला कदम उठाने से पहले यूरोप को 12 महीने और उसके बाद और 3 महीनों का वक्त दिया। हमने जो भी कदम उठाए हैं वो JCPOA के भीतर है। उनका मतलब JCPOA से हटना नहीं है, और अब अगला चरण 6 सितंबर को होगा। 12 months. ईरान और अमेरिका के बीच तनाव भले ही कायम है, लेकिन दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध की बात करनी फिलहाल रोक रखी है। ये एक बड़ा बदलाव है। जिस तरह यूरोपीय देश दोनों गुटों को पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे उम्मीद बढ़ी है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस तनाव में और कमी आए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए अब एक नजर डालते हैं दुनिया में इस हफ्ते घटी कुछ दूसरी अहम खबरों पर। देखते हैं दुनिया एक नजर। शुक्रवार को हांगकांग की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के 3 प्रमुखों जोशुआ वांग, एग्नेस चाओ और एंडी चान को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी शनिवार को होने वाले प्रदर्शन को ध्यान में रखकर की गई थी। जोशुआ वांग ने 2014 में हुए प्रदर्शनों में भी जोर शोर से हिस्सा लिया था। उन्हें इसी साल जून में 5 हफ्तों की हिरासत के बाद रिहा किया गया था। जोशुआ की गिरफ्तारी पर उनकी पार्टी ने हांगकांग सरकार पर श्वेत आतंक फैलाने का आरोप लगाया है। हालांकि स्थिति को बिगड़ता देख शनिवार को हांगकांग सरकार ने तीनों प्रदर्शनकारियों को रिहा कर दिया। अफ्रीकी देश कांगो में 1 साल के अंदर एबोला महामारी से मरने वालों की तादाद 2000 तक पहुंच गई है। इस बात की जानकारी शुक्रवार को सरकार की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि एबोला से बचने के लिए वैक्सीन की सुविधा और बेहतर इलाज के बावजूद करीब 3000 लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए। सरकार ने माना कि देश में चल रही राजनीतिक अस्थिरता के कारण दूर दराज के इलाकों में इलाज पहुंचाने में मुश्किल आई। उत्तर कोरिया ने अपने संविधान में बदलाव किया है, जिसके चलते देश के शासक किम जोंग उन की देश की सत्ता पर पकड़ और ज्यादा मजबूत हो गई है। उन्हें अब देश में हर मामलों का प्रमुख बनाया गया है। जानकारों की राय है कि संविधान में ये बदलाव अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच होने वाली संभावित वार्ताओं के मद्देनजर किया गया है। कोलंबिया में पिछले 3 सालों से चल रही राजनीतिक शांति में बाधा पड़ती दिख रही है। कोलंबिया के लड़ाकू ग्रुप FARC ने YouTube के जरिए सरकार को सशस्त्र विद्रोह फिर से शुरू करने की धमकी दी है। 32 मिनट के इस वीडियो में ग्रुप के 2 कमांडो इवान मार्केज और जेसस सेंट्रीच दिखाई दिए। कोलंबिया की सरकार ने दोनों के ऊपर 3 बिलियन पैसों यानी करीब 8,63,000 पाउंड के इनाम की घोषणा कर दी है। लगभग 3 साल पहले कोलंबिया सरकार का इस ग्रुप के साथ समझौता हुआ था और तब से लेकर अब तक देश में शांति बरकरार थी। बुधवार को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस एरीज की सड़कों पर हजारों लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारी सरकार से आर्थिक सहायता की मांग कर रहे थे। अर्जेंटीना आजकल एक राजनीतिक परिवर्तन की तरफ जा रहा है। देश के वर्तमान राष्ट्रपति माक्री आगामी राष्ट्रपति चुनावों के हुए पहले दौर के मतदान में हार चुके हैं। इस दौर में विपक्षी नेता अल्बर्टो फर्नांडोस को जीत मिली। हालांकि हार के बाद माक्री ने कुछ आर्थिक रियासतों का ऐलान किया था, लेकिन देश में महंगाई की दर 50% के लगभग पहुंच गई है और जनता आर्थिक तंगी से परेशान है। और इस संसार में केवल राजनीति, तनाव और युद्ध ही नहीं होता, कुछ ऐसा भी होता है जो दिल को खुश कर जाता है। बीते सप्ताह के कुछ ऐसे ही पलों पर एक नजर। देखते हैं दुनिया रंग बिरंगी। इस बार 76वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत प्रशंसित निर्देशक हिरोकाजु कोरेएरा की पहली फिल्म द टूथ के प्रीमियर के साथ हुई। इसके बाद फिल्म की स्टार कास्ट रेड कार्पेट पे नजर आई। हिरोकाजु के साथ फ्रेंच अभिनेत्री कैथरीन डेनूव, जूलियट बिनोश और इस फिल्म से डेब्यू कर रही क्लेमेंटाइन ग्रानियर दिखी। इनके अलावा ग्लैमर से भरे रेड कार्पेट पर मॉडल सोफिया रिची और कैंडिस स्वानपोल भी नजर आई।
फैंस को ऑटोग्राफ और सेल्फीज लेने का भी मौका मिला। इस फेस्टिवल को अब अवार्ड सीजन की सफलता के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में देखा जाता है, जहां ऑस्कर जीत चुकी ला ला लैंड, ग्रेविटी और रोमा का प्रीमियर हो चुका है। 28 अगस्त से शुरू हुआ ये वेनिस फिल्म महोत्सव 7 सितंबर तक चलेगा। हॉलीवुड अभिनेत्री क्रिस्टिन डंस्ट को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार से नवाजा गया। इस मौके पर उनके परिवारजन उनके साथ रहे। दर्शकों को संबोधित करते समय वो भावुक हो गई। उन्होंने 90 के दशक में एक वैम्पायर बच्ची के किरदार से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस किरदार के लिए उन्हें महज 12 साल की उम्र में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब नॉमिनेशन मिला। लेकिन डंस्ट को स्पाइडरमैन फिल्मों में पीटर पार्कर की प्रेमिका मैरी जेन वॉटसन की भूमिका के लिए जाना जाता है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार डिज्नी के नए स्टार वॉर्स गैलेक्सी एज थीम पार्क के दरवाजे लोगों के लिए खोल दिए गए। फ्लोरिडा में स्थित इस पार्क के जरिए स्टार वॉर्स की दुनिया में जाने के लिए बड़ी तादाद में लोग आए। पार्क में मुख्य आकर्षण है हॉन सोलो का स्पेसशिप मिलेनियम फैल्कन। कई लोग इस जहाज में बैठकर अंतरिक्ष की सैर करते दिखाई दिए, तो कई लोग स्टॉर्म ट्रपर्स और लाइट सेबर का मजा लेते दिखाई दिए। वहीं कई लोगों ने अजीबोगरीब खाने का मजा लिया। माना जा रहा है कि डिज्नी ने इस अजूबे को तैयार करने में $1 बिलियन खर्च किए हैं। पार्क में आए लोगों को देखकर लग रहा है पैसे जल्द ही वसूल हो जाएंगे। ये स्टाइलिश सनग्लासेस आपको धूप से ही नहीं बचाते, बल्कि चिलचिलाती गर्मी में ठंडी कॉफी की महक से भी तरोताजा कर सकते हैं। इन सनग्लासेस की इस खासियत की वजह है इनके निर्माण में इस्तेमाल किया गया मटेरियल। जी हाँ, ये सनग्लासेस कॉफी से निकले वेस्ट प्रोडक्ट से बने हैं। इनका निर्माण किया है यूक्रेन की कंपनी ओशीज कॉफी ने। इन सनग्लासेस से पहले कॉफी से निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट से फर्नीचर, कप, प्रिंटिंग इंक, बायोफ्यूल बन चुका है। कंपनी के मुताबिक अगर इन सनग्लासेस को मिट्टी में फेंक दिया जाता है तो 10 साल के अंदर ये खाद में तब्दील हो जाते हैं। इन इको फ्रेंडली कॉफी सनग्लासेस की कीमत $78 से $89 के बीच है। और इसी के साथ सारा जहां के इस हफ्ते के सफर में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिनका हम हमेशा बेसब्री से इंतजार करते हैं। बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।